हाय गाइस, दिस इज़ रोहित फ्रॉम सेल्सफोर्स जंगल। तो आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हाइक पे है, जिसकी सबसे ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स है। ये जो रेवोल्यूशन आया क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कोविड के बाद बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस इफेक्ट हुए कोविड से, जो कि नॉन टेक्निकल स्ट्रीम से थे, जो कि अनसॉर्टेड बिजनेस थे। तो उनको सिंक्रोनाइज्ड वे के अंदर परफॉर्म करने के लिए ऑनलाइन आना पड़ा। बहुत ही अच्छी ऐप्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, तो ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। इस वीडियो के माध्यम से इस क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज किस किस सॉफ्टवेयर के अंदर, स्ट्रीम के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर आप बना सकते हो। उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जाना चाहते हो तो उसमें नॉन टेक्निकल चीजें भी बहुत सारी हैं, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे लिए बनी नहीं थी, पब्लिक के लिए कोई चीज नहीं थी। ये क्लाउड कंप्यूटिंग को स्टार्ट करने वाली कोई कंपनी नहीं थी। एक इंसान था जिसका नाम था JCR लिकलाइट, अमेरिकन इंसान है, जिसने 1966 में क्लाउड कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस किया था। ये उसने एक यूनाइटेड स्टेट डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। जो भी उनके कम्युनिकेशन है, डेटा प्लस मशीन्स प्लस ह्यूमन बींग्स, जितनी भी वो कम्युनिकेशन है वो विद इन द डिफेंस इकोसिस्टम रहे, उस चीज के लिए इसको बनाया गया था। तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया ARPANET, जिसको कहा जाता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो उसके बाद AT&T इसको पर्सनल यूज के लिए सबसे पहली बार 1994 के अंदर लेके आई थी। AT&T ने इसको एक नाम दिया था पर्सोना लिंक सर्विस। ये जो नाम था, पूरा नेटवर्क है, क्लाउड सिस्टम। पहले इसको क्लाउड नहीं कहा जाता था, इसको पर्सनल लिंक कहा जाता था। बेसिकली AT&T अपने जो थीम को समझा नहीं पाई अच्छी तरह, तो AT&T बेसिकली कर रहा क्या था, इन्होंने एक पर्सोना लिंक की थीम पे ही दो कंपनीज को एक डिवाइस बनाने के लिए कहा, जो कि दो डिवाइस निकल के आए। सबसे पहले मोटोरोला और सोनी। तो मोटोरोला ने एक प्रोडक्ट निकाला मोटोरोला एनवॉय, एंड सोनी ने एक प्रोडक्ट निकाला सोनी मैजिक लिंक। पब्लिक के अंदर तो ये दो प्रोडक्ट आए, लेकिन ये ज्यादा मशहूर नहीं हो पाए। बेसिकली इन्होंने एक प्रोटोटाइप, मतलब एक काइंड ऑफ, हमारे पास जैसे एक पर्सनल फोन नंबर है, वैसे इन्होंने एक पर्सनल लिंक दिया एक डिवाइस के अंदर डाल के। उस डिवाइस का यूज क्या होता था कि अगर आपको कोई ईमेल रिसीव हो रही है, फोन नंबर, उस टाइम पे पहले हम रेडियो यूज करते थे, वैसे ही आपके पास एक पर्सनल डिवाइस होता था फॉर अ पर्सनल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, ईमेल आपको रिसीव हो रही है, न्यूज रिसीव हो रही है, आपको वेदर की इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। अगर आपको किसी को मैसेज सेंड करना है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिवाइस, और दूसरे बंदे के पास भी वो डिवाइस है, एक पर्टिकुलर डिवाइस है, दूसरे डिवाइस में आप ईमेल सेंड कर सकते हो। तो AT&T ने इसको एक कॉम्पैक्ट रिसोर्स की तरह देखा और पब्लिक को एक्सपोज नहीं किया प्रोडक्ट के साथ। आप ये कह सकते हो एक हायर सोसाइटी का प्रोडक्ट बन गया, एक बिजनेस का प्रोडक्ट बन गया। अब उस 90s के दौर में कुछ कंपनीज के ऑनर्स को ये चीज बहुत अच्छी लगी, जिन्होंने उस टाइम पे इतना तो नहीं सोचा था कि आज ये बहुत बड़ी चीज बन जाएगी, लेकिन इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया था। अब 1990s में ऐसी 3 कंपनीज ने इसको इंट्रोड्यूस करने का सोचा। सबसे पहला था Amazon, दूसरा था गूगल, तीसरा था सेल्सफोर्स। लेकिन इन तीनों कंपनियों ने कंपनी के अंदर इसको यूटिलाइज करने का और हिट एंड ट्रायल मारने का सोचा, और सेल्सफोर्स ने सबसे पहले इसको CRM के अंदर इंट्रोड्यूस किया इन अ क्लाउड CRM। आज भी सेल्सफोर्स इसीलिए क्लाउड के अंदर नंबर 1 CRM है, और मे बी AI के अंदर भी ये नंबर 1 CRM होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी AI के अंदर अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं कर रही है जितना सेल्सफोर्स कर रहा है। तो मार्क बेजोस उस टाइम पे ओरेकल के अंदर काम करते रहे, अगर किसी को पता नहीं हो तो। ओरेकल से उन्होंने सेल्सफोर्स को बनाने का सोचा, और सेल्सफोर्स एक छोटा सा प्रोजेक्ट था ओरेकल का, एंड यहीं से सेल्सफोर्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी उनकी। अब मैं 2006 की बात कर रहा हूं, जहां पे Amazon ने S3 नाम से एक इसका वर्जन निकाला, जिसके अंदर उन्होंने पब्लिक के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया, और गूगल ने गूगल ड्राइव के अंदर हमें पहले ही रिसोर्स देने शुरू कर दिए। गूगल ड्राइव एक एंटायरली चेंजिंग इकोसिस्टम हो गया सभी के लिए, बिकॉज हम पहले यूज करते रहे हार्ड ड्राइव्स, उसके बाद हम यूज करने लगे पेन ड्राइव, उसके बाद हमारे पास सारा डेटा ड्राइव के अंदर जाने लग गया। मतलब एक ड्राइव के अंदर डालो एंड यू कैन एक्सेस इट ऑन एनी गूगल ईमेल, राइट। तो गूगल ने उसको एक पॉकेट के अंदर डाल दिया, Amazon ने एंटरप्राइज के अंदर डाल दिया उसको, और सेल्सफोर्स ने CRM के अंदर डाल दिया। अब मेनली लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत ही छोटा मानते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, SaaS, PaaS, IaaS, ये सारी चीजों को आज हम देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि इसके अंदर होता क्या और कौन कौन से सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी ऐसी
चीज जो हम सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो सोच लेना कि वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग से चल रही है। कोई भी एप्लीकेशन है, हर एप्लीकेशन को सर्वर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेटाबेस चाहिए, डेटा स्टोरेज चाहिए। ये सारी चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग से एक्सेस की जा सकती। हमें थोड़ी सी अपनी नॉलेज को वास्ट करना पड़ेगा टू गेट टू नो अबाउट दिस क्लाउड इकोसिस्टम, क्योंकि सिर्फ सेल्सफोर्स ही नहीं है क्लाउड पे, सिर्फ AWS नहीं है, लेकिन AWS के अंदर है क्या चीजें, क्या ऑफर कर रहा है। अब Azure भी एक क्लाउड है, तो ये सारी चीजें है तो बेसिकली सेम ही, जैसे गूगल का जो क्लाउड है, Azure है, या फिर एक सेल्सफोर्स है, ये अलग अलग कंपनीज का है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है और कैसे हम इसके अंदर करियर बना सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो एंड के अंदर बताऊंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हो सकता है ना, तो अगर आप सेल्सफोर्स के अंदर जॉब मार्केट देख रहे हो और आपको डेली अपडेट चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो, और ऑन द अदर हैंड आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। और हमारे पास एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। हमारे नंबर पे अगर आप पिंग करोगे यू विल गेट अ लिंक ऑफ व्हाट्सएप, एंड आप पर्सनल ग्रुप के अंदर आपको रियल टाइम अपडेट मिलेंगे सेल्सफोर्स जॉब के, और जो भी हमारे सेल्सफोर्स जंगल के अपडेट होंगे वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने हिस्ट्री देख ली और कैसे एमर्ज हुआ क्लाउड विद इन द इकोसिस्टम, ये देखा। और अब हम देखेंगे कि क्लाउड के अंदर कैसे डिफरेंट लेयर्स काम करती हैं और कैसे मल्टीपल कंपनीज अपना कंपनी को पूरी एस्टेब्लिश कर रहा है क्लाउड इकोसिस्टम के अंदर। अब मान लो कोई भी कंपनी है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ नेटफ्लिक्स की। तो मान लो नेटफ्लिक्स को अपना प्रोटोटाइप या कोई एप्लीकेशन या कोई वेब एप्लीकेशन आपको चलानी है, तो उसको क्या चाहिए, उसको सारी चीज़ें इंटरनेट पे चाहिए ताकि कोई भी बंदा लॉगिन करे और उसको एक्सेसिबिलिटी मिल जाए। इतना आसान नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें पूरा इंटरनेट के ऊपर चाहिए, उसको सारा प्रोटोटाइप चाहिए, तो उस केस के अंदर उनको काफ़ी चीज़ों की डिमांड होती है। सबसे पहले होती है कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर। और वो यूज़र का वेट तो नहीं करेगी, यूज़र आएगा और एक्सेस करेगा, नहीं। नाउ इट्स टाइम टू एस्टेब्लिश इनटू अ बिग स्केल कंपनी। तो बिग स्केल कंपनी के अंदर उनको सबसे पहले तो बहुत बड़े बड़े सर्वर चाहिए। तो बेसिकली यार क्या होता है कि जब हम किसी भी कॉलेज के अंदर जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, तो आपको एक रूम मिलेगा जिसके अंदर एसी चल रहा होगा और एक आधा बंदा बैठा होगा नेटवर्किंग वाला, और वो काले से डिब्बे पड़े होंगे, वहां पे एसी चल रहे हैं, बहुत ठंडा कमरा है वो। तो बेसिकली उसको सर्वर रूम कहा जाता है, जिसके अंदर एक कंपनी का इंटरनल सर्वर चल रहा होता है। अब ये हर कंपनी की कहानी थी, हर कंपनी का डेटा इतने सारे पैसे खर्च करके वो सर्वर रूम के ऊपर चीज़ों को एक्सेस करता था। अब वो सर्वर रूम क्या है, आज के टाइम में उसको कैसे यूज़ किया जाता है और अमेजोन इसको कैसे प्रोवाइड करता है, और सर्वर रूम के अगर हम नहीं बनाते हैं और अगर इस पर्टिकुलर कंपनीज की एक्सेसिबिलिटी से हम अपने प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करते हैं तो क्या क्या लेयर्स हमें मिलती हैं आगे जाके। तो सबसे पहले हमारे पास है हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर लेयर के अंदर क्या आता है कि जो भी हार्डवेयर एक्सेसिबिलिटी है, तो जैसे सर्वर रूम है, सर्वर रूम के अंदर बहुत सारे रैंक आपको मिलेंगे, उसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स मिलेंगे और बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी, बहुत गर्म होंगे वो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एक्चुअल में, इसीलिए एसी लगाए जाते हैं ताकि कोई इंसिडेंट ना हैपन हो जाए। तो वहाँ पे इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर प्लस ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या आता है, सीपीयू आ जाता है, रैम आ जाता है, डेटाबेस आ जाता है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं किसके अंदर, हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हार्डवेयर को कहा गया जाता है IaaS, जिसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब लोग बहुत सारे परसेप्शन लगाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इस चीज को कहा जाता है जिसके अंदर हार्डवेयर प्लस ओएस आ जाता है। तो दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ क्लाउड। तो क्लाउड के अंदर इसको भी सोर्स किया जाता है। तो कोई कंपनी यार क्यों खर्चेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्यों खर्चेगी ओएस के ऊपर, क्यों खर्चेगी जब उनको अपना जो सॉफ्टवेयर है वो ऑल ओवर वर्ल्ड उनको एक्सेस करवाना है, तो वो किसी ना किसी से आउटसोर्स करवाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे ले जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बिल्डिंग बना ली, मैं एक बिल्डर हूँ, मैंने एक बिल्डिंग बना ली। अब मुझे बिल्डिंग के अंदर रूम्स बेचने नहीं है, वो मैं चाहता हूँ कि उससे कॉन्टिन्यूसली रेंट आता रहे, तो मैं उसको रेंट पे चढ़ा दूंगा। वैसे ही अमेजोन ने एक बहुत बड़ी स्पेस के अंदर एक सर्वर रूम बनाए हुए हैं, उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं। तो सबसे पहली जो लेयर हम सोर्स कर सकते हैं वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो सेकंड जो लेयर है हमारे पास उसको कहते हैं पैस, जो कि रन टाइम एनवायरनमेंट देती है। रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक एनवायरनमेंट है जो JS पे ऊपर बना हुआ है, जावा के ऊपर बना हुआ है,
तो एक प्लेटफॉर्म देती है जिसके ऊपर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डाल सकते हैं, मतलब अपनी कोडिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं पैस। तो पैस के मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज करते हैं। सबसे पहला है हेरोकू, सबसे पॉपुलर है हेरोकू, और हेरोकू के डेवलपर बहुत है मार्केट के अंदर। हेरोकू ही नहीं, इसके अलावा आपको 2-4 चीजें और सीखनी पड़ेंगी। जैसे हमारे पास बीनस्टैक है, ऐप इंजन एंड ऐप सर्विस। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं, प्लेटफॉर्म है सर्विस, वो एक हमें प्लेटफॉर्म देता है जिसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज होते हैं। जैसे हेरोकू हो गया, हेरोकू ऑनवेज सबसे पॉपुलर है और सबसे चीपेस्ट आई थिंक। इसके अंदर अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास जैसे ही हमारे पास पैस प्लेटफॉर्म आ जाता है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जिसके अंदर हमारे पास ओएस आ गया। अब उसके अंदर हमारे पास प्लेटफॉर्म आ गया जिसके अंदर हम अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एनेबल करेंगे, एम्बेडेड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सैस। सैस के अंदर हमारे पास ड्रॉपबॉक्स, जी सूट, स्लैक आ जाता है। सेल्सफोर्स भी सैस कैटेगरी के अंदर आता है जिसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड चीजें होती हैं और जिसको आप डायरेक्टली जाके यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपको वीडियोस अपलोड करनी है और आप अपने यूजर्स को उस वीडियोस को एक्सेस दे सकते हो। दैट इज समथिंग कॉल्ड सैस, कि एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसको आप यूज कर रहे हो अपना डेटा डाल के। तो इस तरीके से इसको लेयर किया जाता है। तो अगर आपको कोई भी करियर बनाना है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, तो आपको 3 या 4 ऐसी चीजें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 या 3 पैस टेक्नोलॉजीज आपको आनी चाहिए और उसके बाद सैस टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए और एक मेन स्ट्रीम कोड के अंदर आपकी एक्सेसिबिलिटी। अगर आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाना चाहते हो, इस क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जाना चाहते हो, ये बात याद रखना, आपका जो बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक फ्रंट एंड लैंग्वेज, बैक एंड लैंग्वेज आनी चाहिए। चाहे आप सेल्सफोर्स के अंदर आ रहे हो, चाहे एसएपी के अंदर आ रहे हो, चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहे हो, आपको बेस लैंग्वेजेस आनी चाहिए। उस बेस लैंग्वेजेस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको तैयारी करनी है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर और अपना करियर चेंज करना चाहते हो, आपको किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है, इनिशियली आपको जावा, HTML, CSS, SQL, ये 4 चीजें तो भर भर के आनी चाहिए। और अगर हो सकता है तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप करना चाहते हो तो बेसिक आप जावास्क्रिप्ट का भी सीख लो, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आप किसी भी ऐसी नीश टेक्नोलॉजी के अंदर जा सकते हो, AWS के अंदर जा सकते हो, सेल्सफोर्स के अंदर जा सकते हो, योर के अंदर जा सकते हो, हेरोकू में डेवलपर बन सकते हो। कितने सारे ऑप्शंस हैं। आज मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की नॉलेज रहेगी। 2024 के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे इकोसिस्टम डेवलप हो रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज काम कर रही हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ साथ AI भी आ गया है, तो उसके अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें चेंजेस होंगी। तो जब भी आप चीज़ें कर रहे हो और अपने आप को अपडेट जरूर रखो, जो भी डेवलपर इसके ऊपर काम कर रहे हैं उसको अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप आउट ऑफ इंडस्ट्री हो जाओगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट अ लाइक बटन, and if you have any demand of any such videos, do let us know in comments. Thank you.